दोस्तों ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अपने पहले वाले वीडियो के एंडिंग में मैंने बताया था कि कमोडोर कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट अपने ट्रेन्स को चलाए रखने के लिए एक नया प्रोडक्ट ढूंढता है, केरोसिन, जिसके कारण से वो एक यंग ऑयल बिजनेसमैन को बुलाता है जिसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जितना ट्रैफिक था उससे कई गुना ज्यादा रेल रोड्स बन चुके थे, जिसके कारण से रेल रोड इंडस्ट्री उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा। इसलिए प्रॉफिट बनाए रखने के लिए वैंडरबिल्ट रॉकफेलर के साथ एक डील करता है। इस बिजनेस मीटिंग में क्या हुआ और इसके आगे क्या हुआ वो समझने से पहले रॉकफेलर का बचपन देख लेते हैं। जुलाई 8, 1839 रिचफोर्ड आइलैंड, न्यूयॉर्क में जॉन डेविसन रॉकफेलर का जन्म हुआ। बाद में रॉकफेलर अपने फैमिली के साथ क्लीवलैंड, ओहायो में आ गए। रॉकफेलर के पिता एक कॉनमैन थे जो बीमारी ठीक करने की झूठी दवाई बेचा करते थे और कई दिनों तक घर से दूर रहा करते थे, जिसके कारण से बचपन से ही उनको अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ा। रॉकफेलर बचपन से ही खुद का पहचान बनाना चाहते थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि क्लीवलैंड में एक बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है और वो है ऑयल ड्रिलिंग का बिजनेस। क्लीवलैंड, ओहायो में सबसे ज्यादा यही बिजनेस चलता था कि लोग पैसा जमा करके एक ड्रिलिंग मशीन खरीदते हैं और जमीन खोद के तेल निकालते हैं जिससे बाद में केरोसिन बनता है। लेकिन इस बिजनेस का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर बाय चांस तेल नहीं निकला तो सारा पैसा वेस्ट जाएगा। यानी ये बिजनेस एक गैम्बल है। ऑयल ड्रिल करने पर ऑयल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। रॉकफेलर ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए जहाँ पे सब लोग ऑयल ड्रिलिंग पे फोकस कर रहे थे, रॉकफेलर ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया रिफाइनरी पे। उसने समझ लिया कि ऑयल बिजनेस एक्चुअली ड्रिलिंग पे नहीं रिफाइनिंग में है। एक रिफाइनरी खड़ा करना एक ड्रिलिंग मशीन से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए उसने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया और 24 साल की उम्र में अपना पहला रिफाइनरी खोल दिया क्लीवलैंड में। बिजनेस के शुरुआती समय में रॉकफेलर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे। यहाँ तक कि सिर्फ बिजनेस को चलाए रखने के लिए भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग केरोसिन कंपनीज थे। रॉकफेलर का पूरा बिजनेस ही बदलने वाला है जब कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने उसे बुलाया। वैंडरबिल्ट को अपने ट्रेन्स को चलाए रखने के लिए एक कस्टमर चाहिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स जरूरत से ज्यादा बन चुके थे और रॉकफेलर को अपना ऑयल जल्दी से जल्दी रिफाइनरी से निकलने के बाद कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए रेल रोड्स का हेल्प चाहिए। इसीलिए वैंडरबिल्ट ने रॉकफेलर के साथ बिजनेस डील किया जो ऐसा था कि एक दिन में 50 से भी ज्यादा ट्रेन कार्ड्स भेजा जाएगा और रॉकफेलर को उनको अपने ऑयल बैरल से भरना है। अब इसमें ऑब्वियसली जो नॉर्मल ट्रेन की भाड़ा है उसके कंपैरिजन में बहुत कम दाम है। रॉकफेलर ये डील साइन कर देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितने ट्रेन वैंडरबिल्ट भेजने वाला है, रॉकफेलर का कैपेसिटी ही नहीं है उन ट्रेन को भरना। उसके रिफाइनरी से उतना तेल निकलता ही नहीं है। अब बिजनेस डील हो गया तो बस हो गया, लेकिन वैंडरबिल्ट जैसे लोगों के साथ बिजनेस डील करने के बाद फेल होना ऑप्शन नहीं है। अब उस टाइम पे एक और प्रॉब्लम आ गया रॉकफेलर के सामने। मार्केट पे बहुत ज्यादा डिमांड होने के कारण दूसरे कंपनीज बहुत ही खराब क्वालिटी का केरोसिन मार्केट में लेके आ गए। ये केरोसिन बहुत ही वॉलेटाइल हुआ करता था, जिसके कारण से पूरा घर में आग लग जाता था। केरोसिन लैंप्स यूज करने पर पूरा घर में आग लग गया। ऐसे न्यूज उस टाइम पे बहुत कॉमन हुआ करता था, जिसके कारण लोग बहुत डरते थे केरोसिन लैंप्स यूज करने से। इस प्रॉब्लम में जॉन डी रॉकफेलर को एक अपॉर्चुनिटी दिखा। वो हाई क्वालिटी केरोसिन मार्केट में लाएगा। उसने बहुत ही अच्छे केमिस्ट हायर किए और एक यूनिफॉर्म क्वालिटी का केरोसिन बनाया और अपने कंपनी का नाम स्टैंडर्ड ऑयल रख दिया, जो कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताती है। स्टैंडर्ड ऑयल इमीडिएटली सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि सडनली मार्केट में एक ऐसा केरोसिन कंपनी आ गया जो प्रॉमिस करती है अच्छी क्वालिटी और जो सेफ्टी को गारंटी करती है। इसलिए लोग केरोसिन स्टैंडर्ड ऑयल के ही खरीदने लगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल पे इन्वेस्ट किया। जॉन डी रॉकफेलर के पास अब इन्वेस्टर्स से पैसा आ गया जिनको उसने अपने कंपनी पे इन्वेस्ट किया, जिससे उसका केरोसिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ गया। अब वो ज्यादा केरोसिन प्रोड्यूस कर रहा था और वैंडरबिल्ट के रेल रोड्स के थ्रू कंज्यूमर तक बहुत ही जल्दी पहुंचा रहा था। अब स्टैंडर्ड ऑयल पूरे कंट्री का सबसे बड़ा केरोसिन सप्लायर था। स्टैंडर्ड ऑयल बहुत बड़ा कंपनी बन चुका था, लेकिन उसे सबसे बड़ा नहीं, इकलौता सप्लायर बनना था। रॉकफेलर ने एक एक करके अपने कंपटीशन को खरीदना शुरू कर दिया। बाय द एज ऑफ 33 उसने मोनोपोली खड़ा कर दिया। 24 की उम्र में उसने बिजनेस शुरू किया था। देखो, बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है, बिजनेस में टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन बिजनेस खड़ा करके उस बिजनेस में टिक के एक एक करके अपने कंपटीशन को खरीद के अकेला खड़ा रहना ये इम्पॉसिबल है। जॉन डी रॉकफेलर ने जिस स्केल का मोनोपोली खड़ा किया था, कोई दूसरा बिजनेसमैन नहीं है जो उस लेवल पे खड़ा कर पाया। ऑयल मार्केट
मार्केट का 90% से भी ज्यादा अकेला स्टैंडर्ड ऑयल ने कब्जा कर चुका था। रॉकफेलर ने इस नंबर को ले जाके 98% तक पहुंचा दिया। जब वर्ल्ड वाइड 98% से भी ज्यादा ऑयल मार्केट सिर्फ स्टैंडर्ड ऑयल का था, तो बाकी 2% अपने आप खत्म हो जाएंगे। बाद में जाके जॉन डी रॉकफेलर का कोई कंपटीशन नहीं था, एक परफेक्ट मोनोपोली जो कमोडोर कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट भी हासिल नहीं कर पाया था। अब कंट्री का सबसे पावरफुल और अमीर आदमी कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट की जगह जॉन डी रॉकफेलर ने ले लिया। शुरुआत में एक समय ऐसा था जब रॉकफेलर की रिफाइनरीज से उतना केरोसिन नहीं निकलता था कि कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट के ट्रेन्स को भर सके, लेकिन अब सिचुएशन उल्टा हो चुका है। अब उसके रिफाइनरी से इतना ऑयल निकलता है कि कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट के पास इतना ट्रेन्स नहीं है उसको शिप करवाने के लिए। थॉमस अलेक्जेंडर स्कॉट पेंसिल्वेनिया रेलरोड्स का प्रेसिडेंट था। उसको ये बात पता चल गया। वो अपने असिस्टेंट के साथ क्लीवलैंड पहुंच गया रॉकफेलर के साथ एक डील करने के लिए। यहाँ पे थॉमस स्कॉट से भी उसका असिस्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉट के असिस्टेंट का नाम मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। थॉमस स्कॉट का ऑफर वैंडरबिल्ट के ऑफर से भी ज्यादा अच्छा था, तो रॉकफेलर ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। ये बात जब कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट को पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर बिजनेस के शुरुआती समय में वैंडरबिल्ट रॉकफेलर के साथ डील नहीं करता तो शायद जॉन डी रॉकफेलर इतना पावरफुल नहीं बन सकता था। लेकिन ये सोच के अभी लाभ नहीं है, क्योंकि जॉन डी रॉकफेलर बहुत आगे निकल चुका है। देखो हो क्या रहा है कि टॉम स्कॉट और वैंडरबिल्ट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, यानी रेलरोड्स के आपस की लड़ाई के कारण रॉकफेलर को फायदा हो रहा है। लेकिन रिफाइनरी से जो ऑयल निकलता है लोगों तक पहुंचाने के लिए रेलरोड्स का हेल्प रॉकफेलर को चाहिए ही होगा। इसीलिए वैंडरबिल्ट टॉम स्कॉट के साथ मिलता है और दोनों डिसाइड करता है कि दोनों ही उसे डिस्काउंट देना बंद कर देंगे। इससे उन दोनों का ही फायदा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इसी मोटिव से तो उन लोगों ने इस बिजनेस में आए थे। तो उन दोनों ने रॉकफेलर तक एक लेटर लिखा ये बोल के कि अब से अगर हमारे रेलरोड्स यूज करने हैं तो उतना ही भरा देना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड रेट है, किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जब रॉकफेलर को ये चीज पता चला कि रेलरोड्स ने उसके साथ बिजनेस डील कैंसिल कर दिया, तो वो नए तरीके ढूंढने लगा अपने ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसने नोटिस किया कि फैक्ट्रीज के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक ऑयल को पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस में पाइपलाइंस को यूज किया जा सकता है तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों नहीं। तो उसने जायंट पाइपलाइंस का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अपने रिफाइनरीज से बहुत ही बड़े और लंबे पाइप्स के थ्रू ऑयल ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर दिया। अब ट्रेन से नहीं, पाइप के अंदर से उसका ऑयल जाता है जो आगे जाके बैरल में पैक होकर कस्टमर तक पहुंचता है। इसी बीच कमोडोर कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट की मौत हो जाती है 80 साल की उम्र में। टॉम स्कॉट ने एक चीज समझ लिया कि हर जगह पे पाइपलाइंस का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, यानी रॉकफेलर को रेलरोड्स की जरूरत पड़ेगा ही, चाहे कितना भी पाइपलाइंस बनाए। और एक बात, पिट्सबर्ग से न्यूयॉर्क तक सिर्फ एक ही ट्रेन जाती थी उस समय में, और वो ट्रेन टॉम स्कॉट का था। यानी अगर टॉम स्कॉट अपना रेलरोड प्रोवाइड करना बंद कर दे तो रॉकफेलर के पिट्सबर्ग की रिफाइनरीज से जो भी केरोसिन निकलता है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। टॉम स्कॉट ने एक और चीज सोचा कि उसके पास तो रेलरोड्स है, तो अगर वो अपना खुद का रिफाइनरी खोल के खुद ऑयल बिजनेस में आ जाए तो शायद रॉकफेलर की जगह वो ले सकता है। तो पिट्सबर्ग में ही टॉम स्कॉट ने भी अपना खुद का रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। जब ये बात रॉकफेलर को पता चला तो उसने वार्निंग दिया कि भाई तुम रेलरोड बिजनेस करते हो तो वहीं पे रहो ना, ऑयल बिजनेस में क्यों आ रहे हो। वार्निंग्स के बावजूद टॉम स्कॉट ने अपने रिफाइनरी पे काम करता गया। देखो टॉम स्कॉट माने मैं थॉमस अलेक्जेंडर स्कॉट का ही बात कर रहा हूँ। ये टॉम स्कॉट की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जॉन डी रॉकफेलर ने इसके बदले में वो किया जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जॉन डी रॉकफेलर ने जितने भी उसके कंपनी यानी स्टैंडर्ड ऑयल के रिफाइनरीज थे पिट्सबर्ग में सब बंद कर दिया। इससे रॉकफेलर का तो नुकसान हुआ, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा नुकसान टॉम स्कॉट का हुआ। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि पिट्सबर्ग से न्यूयॉर्क तक जो ट्रेन लाइंस जाती है वो सारे सिर्फ टॉम स्कॉट के थे। मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेलरोड जरूरत से ज्यादा बन चुके थे, जिसके कारण से खुद में वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहे। इसीलिए अपने ट्रेन को चलाए रखने के लिए नया प्रोडक्ट ढूंढा उन्होंने, और सबसे बड़ा कस्टमर था स्टैंडर्ड ऑयल। टोटल रेलवे बिजनेस में से 40% सिर्फ स्टैंडर्ड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में ही लगता था। और टॉम स्कॉट का इंडस्ट्री देखा जाए तो 50% से ज्यादा ट्रेन उसके इसीलिए चल रहे थे क्योंकि रॉकफेलर उनमें अपना ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो जब जॉन डी रॉकफेलर ने अपने पिट्सबर्ग के रिफाइनरीज बंद कर दिया तो 50% से भी ज्यादा टॉम स्कॉट के ट्रेन चलने बंद हो गए। तो टॉम स्कॉट के वहां पे जितने भी लोग काम करते थे आधे से ज्यादा लेबरर्स की नौकरी चली गई, और बाकी जो लोग काम कर रहे थे उनका सैलरी काटना पड़ा। नौकरी से निकाले जाने पर कर्मचारी गुस्सा होकर प्रोटेस्ट किया। जब इसके बाद भी उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा था तो उन लोगों ने टॉम स्कॉट के रेलरोड्स पे आग लगा दिया, और रात भर में ही टॉम स्कॉट का पूरा बिजनेस जल के खत्म हो गया। इस नुकसान से वो कभी भी वापसी नहीं कर पाए। स्ट्रोक होने के कारण 21 मई 1881 को उनकी मौत हो गई, और वुडलैंड सेमेटरी फिलाडेल्फिया में उनका फ्यूनरल किया गया। जॉन डी रॉकफेलर ने दिखा दिया कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। पेंसिल्वेनिया रेलरोड्स में टॉम स्कॉट के नीचे एक बंदा काम किया करता था।
जो बाद में जाके 24 साल की उम्र में उस कंपनी का मैनेजर बना और फाइनली जाके टॉम स्कॉट का पर्सनल असिस्टेंट। टॉम स्कॉट इस बंदे का मेंटोर जैसा था। ये बंदा बाद में जाके जॉन डी रॉकफेलर को चैलेंज करने वाला है। मैंने बताया था कि टॉम स्कॉट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका असिस्टेंट होने वाला है। टॉम स्कॉट के असिस्टेंट का नाम है एंड्रयू कार्नेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।